नमस्कार, वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज मैं डॉक्टर अवधेश शर्मा अनिल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन जो क्रिया होती है कोशिकाओं के अंदर, उसके बारे में मैं ब्रीफली डिस्कस करना चाहूँगा। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन अर्थात जो कोशिकाएं भोजन ग्रहण करती हैं ग्लूकोज के रूप में, उस ग्लूकोज का विखंडन पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है और उसके बाद में एटीपी के रूप में जो ऊर्जा मिलती है वो घटना कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कई स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर जो ग्लूकोज कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में आता है, उसका विघटन जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जो पूर्ण दहन होता है, पूर्ण कंबशन होता है, वो कई प्रक्रियाओं के द्वारा गुजरता है। यानी वो साइटोप्लाज्म में भी घटना होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में वो घटना होती है और अंत में पूर्ण रूप से एनर्जी मिलती है। यानी उसमें हम यूँ कह सकते हैं कि उसमें 4 स्टेप्स मेनली होती हैं। कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं? 4। पहली जो स्टेप्स होती है वो होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है जहां ग्लूकोज का विखंडन होता है। 6 कार्बन युक्त जो ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला C6H12 है, H12O6 होता है, इस ग्लूकोज का विखंडन पायरुविक एसिड में हो जाता है। 3 कार्बन युक्त पायरुवेट जो होता है उसमें होता है, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। ये घटना कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस और इस प्रक्रिया में हमें एटीपी मिलती है और इसी दौरान एक NADH अणु भी प्राप्त होता है जो कि एक हाइड्रोजन ग्राही होता है। और ये हाइड्रोजन ग्राही क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एनर्जी देते हैं। दूसरी क्रिया होती है पायरुवेट एसिड जो बना है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, अर्थात उसका क्या फेट है, क्या फ्यूचर होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने के कारण वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम A में। ये साइटोप्लाज्म में ही होता है और इसको हम ये क्रिया कहलाती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें CO2 बाहर निकलती है। और ऑक्सीडेटिव ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंदर फॉस्फोराइलेशन NADH बनता है और पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में बदल जाता है। यानी 3 कार्बन युक्त जो पायरुविक एसिड है वो 2 कार्बन युक्त एसिटिल कोएंजाइम में बदल जाता है। एसिटिल कोएंजाइम A है वो क्रैब साइकिल जो है उसमें प्रवेश करता है। ये क्रैब साइकिल जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल चलता है जहाँ पे बहुत सारे NADH2 लगभग 3 NADH और 1 FADH2 जो अणु है वो प्राप्त होता है और उसके बाद में इन NADH जो मॉलिक्यूल हैं ये फॉस्फेट कह सकते हैं उसको, फॉस्फेट शटल और एस्पार्टेट मैलेट शटल के द्वारा ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं, ये वाले और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ATP का निर्माण होता है और अंत में जो है H2O जल का निर्माण होता है और इस दौरान CO2 भी होता है। तो ये 4 स्टेप्स है वो 1 बाई 1 करके हम पढ़ते हैं। पहली स्टेप्स होती है ग्लूकोज का विखंडन पायरुविक एसिड में जिसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये जो स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप्स है इसको 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एम्डन मेयरहोफ और एक नाम था पर्नर। 3 वैज्ञानिकों ने खोजा था, इसलिए इस पाथवे को HMP पाथवे भी कहते हैं। हम इसको HMP पाथवे भी कहते हैं।
EMP पाथवे भी हम कहते हैं, क्योंकि ई यानी एम्डन, एम का मतलब मेयर, पी का मतलब पर्नर, पर्नस, एम्डन मेयरहोफ पर्नस पाथवे। तो 3 साइंटिस्टों ने खोजा था ये मेटाबोलाइट कौन कौन से इस क्रिया के दौरान बनते हैं, वो ग्लूकोज से कैसे विखंडन होता है। ये प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस, और इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल बेसिकली एटीपी के खर्च होते हैं, और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल एटीपी बनते भी हैं, और NADH का मॉलिक्यूल बनता है जो आगे जा कर के बनाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का विखंडन हुआ, ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ATP है वो टूटेगा ADP में, और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है। ये जो रिएक्शन होती है सिंगल साइड होती है, यानी एक तरफा होती है, इरिवर्सिबल नहीं होती। अर्थात हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस यदि ज़्यादा होगी तभी ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा, और एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद में दोबारा से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी उसको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज फर्स्ट रिएक्शन इज कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का एक चेक पॉइंट होता है, यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलने का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज का अब विखंडन होगा ही। सेकंड जो रिएक्शन होती है वो होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन। ये आइसोमेराइजेशन होता है जो कि फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, यानी फॉस्फेट अपनी पोजीशन बदलता है। यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज का जो ग्लूकोज है उसका आइसोमर चेंज हो जाता है फ्रक्टोज में। ठीक है। तीसरी रिएक्शन है, फिर एक चेक पॉइंट आता है जो कि कहलाती है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उसका फॉस्फोराइलेशन होता है, और एक फॉस्फेट का अणु और जुड़ता है, ATP टूटता है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो ADP में और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये फ्रक्टोज के साथ जुड़ के बनाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। सो दिस इज अगेन irreversible reaction and second checkpoint of the glycolysis pathway। ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यहाँ एंजाइम काम करता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, फिर इसका विखंडन होता है 2 भागों में एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और ये फ्रक्टोज जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, ये 3-3 कार्बन की 2 जो है मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, जिनको कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये 3-3 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन संरचनाएं हैं, DHAP और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको PGAL कहते हैं। ये आपस में इंटर कन्वर्जिबल होती हैं, अर्थात फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक दूसरे में ये बदलते रहते हैं, इसलिए ये एक प्रकार की रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। तो एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका, तो 2 मॉलिक्यूल ये बन जाते हैं, अर्थात अब ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं, जो DHAP के भी हो सकते हैं या PGAL के भी हो सकते हैं। तो हम एक बार इसको PGAL देखते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। There are 2 molecule of PGL now and both will undergo the subsequent reaction to form 2 molecule of the end product। तो अब 2 मॉलिक्यूल PGL के हैं, वो अंत में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसका यहाँ पे इसको कहते हैं हम सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। ये जो क्रिया है ये कहलाती है सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। यहाँ H3PO4 है, वो आता है, फॉस्फेट आता है, 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल आते हैं, वो जुड़ते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलते हैं, 2 हाइड्रोजन H+ आयन है वो निकलते हैं, NAD उनको ग्रहण करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NADH और H। तो 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, यानी डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। तो इसको क्रिया को बोलते हैं सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन के कारण ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट में। ये होता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 2 अणु बन जाते हैं। इसके बाद में फिर एक रिएक्शन होती है जो कि रिवर्सिबल ही होती है, वो दोनों तरफ चल सकती है। इसमें से
एक अणु जो है वो फॉस्फेट का बाहर निकलता है, एडीपी के साथ जुड़ता है और एटीपी बनाता है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 एडीपी से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, वो बन गए। 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद में फिर इसका आइसोमराइजेशन होता है, यानी जो फॉस्फेट है वो अपनी पोजीशन बदलता है। वो पहले तीसरे नंबर पे था, अब वो दूसरे नंबर पे आ जाता है, तो वो कहलाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। और ये क्रिया होती है एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमरेज कहते हैं। इसके बाद में एक एंजाइम और होता है जिसको हम कहते हैं इनोलेज। इनोलेज की प्रेजेंस में जो है इनोलेज की प्रेजेंस में यहाँ पे जो है एक वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पीईपी में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। जैसे ही फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है, इसका फिर फर्दर क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। और फॉस्फोराइलेशन यानी यहाँ से एडीपी का फॉस्फोराइलेशन होगा, इसमें से फॉस्फेट बाहर निकलेगा और एटीपी बनता है। और ये रिवर्सिबल क्रिया नहीं है, इरिवर्सिबल है, एक तरफा है। फॉस्फेनोल पायरुवेट से अगेन फिर पायरुविक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिसको हम पायरुवेट भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ग्लूकोज का एक अणु है वो 2 पायरुविक एसिड का निर्माण करता है ग्लाइकोलाइसिस में। और ये प्रक्रिया जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। हर कोशिका के साइटोप्लाज्म में ये क्रिया होती है, राइट। द ओवरऑल बैलेंस शीट फॉर एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस, तो एटीपी मॉलिक्यूल कितने बने वो यदि हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली 2 एटीपी हैं वो कंज्यूम हुए हैं, और 4 जो है वो एडीपी से एटीपी बनते हैं। 4 एटीपी बनते हैं, तो माइनस कहने का मतलब है 2 एटीपी का वैसे फ़ायदा हो गया। साथ ही साथ 2 एनएडी यूज हो रही हैं और 2 एनएडीएच बनते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश करके और 3 एटीपी का निर्माण करता है। एक एनएडीएच जो कि 3 दूनी 6 यानी 6 एटीपी का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो 6 एटीपी ये बन गए, 4 एटीपी ये बन गए डायरेक्ट, तो 10 एटीपी बनते हैं। और 10 में से 2 एटीपी कंज्यूम हो गए, तो टोटल है वो माइनस जो है निकालेंगे तो 8 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। किसके द्वारा? ग्लाइकोलाइसिस में। ये जो प्रक्रिया है ये ग्लाइकोलाइसिस में देखने को मिलती है। 2 H2O मॉलिक्यूल मिलते हैं, राइट। तो ये है ऑन कैंसिलिंग द कॉमन टर्म ऑन ईच साइड द 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर रीऑक्सीडाइज्ड टू NAD under aerobic condition, transfer of these their electron to electron transport chain which further passes these electron to किसको पास करते हैं? ऑक्सीजन के पास जाते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके और क्या हो जाती है? जल का मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेती है। तो ये क्रिया होती है NADH 2H प्लस ऑक्सीजन और 2 NAD वापस रीऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये जल का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये क्रिया देखने को मिलती है, ये कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो पायरुविक एसिड होता है उसके दो फेट होती हैं, या तो वो एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाए और या फिर वो लैक्टिक एसिड में बदल जाए। यदि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है कोशिका को, तब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदलता है। और यदि ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तब इसके साथ कोएंजाइम ए जुड़ करके पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम है वो जुड़ता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ता है, बायोटीन प्रोटीन जुड़ती हैं, TPP थियामिन पायरोफोस्फेट नामक कोफैक्टर्स जुड़ते हैं। ये सारे जुड़ने पे एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और 2 जो NAD है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। चूँकि 2 मॉलिक्यूल होते हैं पायरुवेट के, तो 2 NAD है वो 2 NADH में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाता है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये बेसिकली कार्निटाइन एक कैरियर प्रोटीन है, उसकी सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है। ये बनता है साइटोप्लाज्म में और उसके बाद में किस में कन्वर्ट होता है? ये एसिटिल कोएंजाइम कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वहाँ पे
वहाँ पे ये एक साइकिल में प्रवेश करता है जिसको कहते हैं TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कह दो, या उसको सिट्रिक एसिड साइकिल कह दो, या इसको क्रेब्स साइकिल कह दो। उसके अंदर प्रवेश करता है और इसमें प्रवेश करने के दौरान ये साइकिल चलता रहता है और इससे ATP का फॉर्मेशन होता है, NAD से NADH बनते हैं और FAD से FADH बनते हैं। तो ये कहलाता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें है वो स्टडी करेंगे, क्रेब्स साइकिल और उसके बाद होने वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आज के लिए केवल इतना ही। ग्लाइकोलाइसिस से संबंधित किस प्रकार ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है वो हमने डिस्कस किया ग्लूकोज से, और कितने ATP का फॉर्मेशन यहाँ होता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जो है डायरेक्टली कितने ATP बनते हैं, यहाँ पे 4 ATP का फॉर्मेशन हो गया, 2 पायरुवेट होते हैं चूँकि, और साथ ही साथ 2 ATP खर्च हो गए तो 2 ATP का निर्माण हुआ और 2 NAD भी बनते हैं। ठीक है, तो 2 NAD यहाँ पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो गए, एक NADH से 3 ATP का निर्माण होता है, तो 6 ATP यहाँ बन रहे हैं, तो कुल मिला के 8 ATP का फ़ायदा होता है। तो ये था हमारा ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल। थैंक यू वेरी मच।